क्लास 10th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग का थर्ड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th क्लास में भी पढ़ा है। सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ 2x + 5 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। बट इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ 2x + 5y + 7 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स हम लोग कोई भी दो इक्वेशन, सपोज हम लिखना है 3x + 4y + 6 = 0, तो जो मैंने बॉक्सेस में इक्वेशन डाली, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो डिफरेंट इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है। देयरफॉर इन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, इसके अंदर दो वेरिएबल होता है, से x एंड y। लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ax + by + c = 0। इट मीन्स आपको ये किसी भी फॉर्म में हो। सपोज मुझे एक इक्वेशन इस तरह से लिखी है 5x = 4y + 3, ये अभी मेरी जर्नल फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। किस तरह से? 5x, ये 4y में उधर ट्रांसपोज कर दूंगी, -4y = 3, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3 को भी इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, से 5x - 4y - 3 = 0। तो किसी भी इक्वेशन को हमें लीनियर फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में लेके आना है, ax + by + c = 0 में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या हो गया? कम से कम हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है 4x + 5y = 14, 2x - 3y = 5। तो यहाँ पे लीनियर है बिकॉज ऑफ डिग्री 1, दो वेरिएबल है x एंड y, और दो इक्वेशन है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो इक्वेशंस है हमारे पास, दो वेरिएबल्स है, डिग्री 1 है, राइट। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे मेथड है। इससे पहले और भी मेथड होते थे, बट अभी आपके सिलेबस से कट के बस थोड़े से मेथड बचा है। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड है कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेथड है कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या रिड्यूसिंग मेथड से। तो आज हम चारों मेथड सीखेंगे। इन चारों मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड ले रहे हैं? सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सीख रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेट करना मतलब हटाना। एलिमिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एलिमिनेट करना, रिमूव करना। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। से फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें x को रिमूव करना है, हम किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, आइदर x रिमूव करें आइदर y। तो हम लोग अभी x रिमूव करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों? 4, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 3। हम ट्राई करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने का। तो कैसे इक्वल कर सकते हैं? तो सपोज मैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, यानी कि इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, मतलब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे x के कोफिशिएंट सेम करने हैं।
तो सपोज मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15y, 3 7 जा 21। इसको 4 से कर रहे हैं, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y, 4 5 जा 20 से हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 का। अब हमें दिख रहा है कि हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए, 12x हो गया। तो अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, इक्वेशन 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, प्लस बिकेम माइनस, ये वाले प्लस भी माइनस हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। अब प्लस का 12x और माइनस का 12x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 16y दैट इज माइनस का 1y एंड 21 माइनस 20 दैट इज 1। ये माइनस इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हम लोगों ने क्या किया, x को रिमूव किया और x को रिमूव करके हमने y फाइंड कर लिया, राइट। अब y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ x फाइंड करने के लिए। सपोज मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x + 5y = 7। मैं इसमें क्या करूंगी, y के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, -1 पुट कर दूंगी क्योंकि मेरी y की वैल्यू -1 आई है, सिंपल। तो अगर मैं 4x + 5 y के प्लेस पे मैंने -1 पुट किया = 7, तो 4x 5 1 जा 5 = 7, 5 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 4x = 7 + 5, 4x = 12 एंड x = 12/4 दैट इज 3। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से क्या किया, x और y दोनों फाइंड कर लिए। अल्टीमेटली मोटो हमारा क्या था, x और y फाइंड करने का ही था। हमने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। कैसे हटाया, हमने क्या किया, इनके कोएफिशिएंट सेम किए और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू x में पुट कर दी तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड बढ़ते हैं। अब यही इक्वेशन सपोज करो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, ठीक है। सेम इक्वेशंस मैंने लिए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि जो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होती है वही इक्वेशन हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक के प्लेस पे दूसरी वैल्यू पुट कर देना। तो हम किसी भी इक्वेशन से, सपोज इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, 4x + 5y = 7। 4x क्या हो जाएगा, y उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 7 - 5y एंड 4 डिवाइड में आ जाएगा, 7 - 5y / 4। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड किया और सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 5। x की वैल्यू ये आई थी हमारी, कौन सी इक्वेशन से आई, फर्स्ट इक्वेशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करता है। चलो करते हैं। 3x के प्लेस पे एज इट इज ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 7 - 5y/4 + 4y = 5। अब ब्रैकेट क्या कहता है, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 / 4 + 4y, इसके अपॉन हम 1 कर लेते हैं। तो इस तरह की फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1 और 4 का एलसीएम 4, तो ये तो सेम रहा। इसको 4 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 16y। 4 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, -15 + 16 कितना हो गया, प्लस का 1y और 4 5 जा 20, 21 उधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 - 21 दैट इज -1। हमारी पिछले वाले मेथड से भी y की वैल्यू -1 आई थी, इधर भी y की वैल्यू -1 आई है। हम मेथड कोई भी अप्लाई करें हमारी वैल्यू सेम आएंगी। y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, यहाँ x में y को सब्स्टिट्यूट कर देता है। 7 - 5 y के प्लेस में क्या पुट किया, -1/4
7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 5 12/4 यानी कि 3, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पढ़ा, एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट बच्चों। इसके बाद हम थर्ड मेथड देखते हैं। अच्छा, थर्ड मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको रिड्यूसिंग, थर्ड मेथड चलिए पहले रिड्यूसिंग मेथड ही पढ़ लेते हैं हम। अब रिड्यूसिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें रिड्यूसिंग मेथड यूज कहाँ करना है। ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से है, 1/x + 1/y = 5, 2/x + 3/y = 11। इन इक्वेशंस में और जो अभी हमने पीछे इक्वेशंस पढ़ी उसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो वेरिएबल है फ्रैक्शन में, वेरिएबल डेनोमिनेटर में, अभी तक हमारा वेरिएबल कहाँ था, न्यूमरेटर में था। तो जब भी हमारा वेरिएबल डेनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन में नीचे होगा तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिड्यूसिंग मेथड। तो रिड्यूसिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल डेनोमिनेटर में है उसको लेट कर लेंगे। लेट हम कहते हैं x = 1/x को हमने a लेट कर लिया और 1/y को हमने b लेट कर लिया, राइट। तो 1/x के प्लेस में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, a, क्योंकि मैंने 1/x को a लेट किया, और 1/y के प्लेस पे b। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a + b = 5 एंड 2/x क्या हो जाएगा 2a, 3/y क्या हो जाएगा 3b = 11। अब ये दोनों इक्वेशन मेरी पुराने इक्वेशंस जैसे बन गए, तो इनको मैं आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ तो मुझे कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2a होगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a + 2b = 5 × 10। दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 2 है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन क्योंकि सेम साइन की है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। 2a - 3 कितना हो गया -a, और 10 - 11 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। बट a हमारे क्वेश्चन में नहीं था, सॉरी b की वैल्यू 1 आई है, बट b हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो x एंड y था। तो हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू जहां से हमने लेट किया था वहां पे पुट करेंगे। हमने 1/y = b लेट किया था ना, तो b के प्लेस में मैं 1 पुट कर सकती हूँ। दोनों इक्वेशंस को रेसिप्रोकल कर दो, तो y को 1/1 भी 1 ही होता है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x निकाल लो या फिर आप b से पहले a फाइंड कर लो। तो b से a कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू जो हमने 1/x लेट किया था, 1/x को a लेट किया था, तो a के प्लेस पे 4 पुट किया, दोनों को रेसिप्रोकल किया तो x की वैल्यू आ गई 1/4। आ गए हमारे दोनों y एंड x। कैसे आए, हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, जो रिड्यूसिंग मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे वेरिएबल डेनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में। तो जो भी फ्रैक्शन में वेरिएबल है उसको लेट कर लिया, 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b लेट कर लिया, उसके प्लेस में वैल्यू पुट की, तो मेरी फ्रैक्शंस खत्म हो गए। फ्रैक्शंस खत्म होते ही क्या हुआ, मेरे नॉर्मल इक्वेशंस आ गए। नॉर्मल इक्वेशंस अभी अभी हमने सीखे हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करना, तो हम उससे सिंप्लीफाई उसको कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये टेबल, इसको हमें लर्न करना है। ये टेबल कहती क्या है, देखो बच्चों, हमारी जनरल फॉर्म मैंने आपको ax + by + c = 0 बताई थी ना, क्योंकि हमारी दो इक्वेशंस हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम इसको a1 b1 c1 कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को a2 b2 और c2 कर देते हैं। ठीक है, सपोज हमारी ये दो इक्वेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और जो रिमेनिंग है उनको कंपेयर करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट a1 है और y का a2 है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, a1/a2 फाइंड करेंगे।
y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो b1/b2 फाइंड करेंगे एंड c1/c2 फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशंस, ये मेथड हमें क्या कहता है कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स व्हाट, कि जब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने पे वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। जब दो लाइंस हमारी बनेंगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। उस केस में जब हमारे x के जो सॉल्यूशन निकलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा और नहीं होगा। दूसरा केस क्या कह रहा है, अगर ये तीनों इक्वल है, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, इक्वल आती है, तो उस केस में हमारी जब हम इक्वेशंस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कोइंसिडेंस लाइन आएंगे। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, देखिए जब हम कार्टेशियन प्लेन ऐसे होता है, हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, सपोज एक इक्वेशन के पॉइंट्स ये आए हैं, एक इक्वेशन हमारी ये आई है ग्राफ पे प्लॉट करने से, तो उसके साथ क्या होगा, दूसरी इक्वेशन भी डिक्टो यहीं पे हमारी लाइन बनाएंगे। सपोज हम ये कहते हैं दूसरी इक्वेशन इसी के ऊपर एज इट इज आ जाएगी, तो रेड वाली लाइन के ऊपर ब्लैक वाली लाइन आ गई, हमें एक ही लाइन दिखेगी, हमें विजिबल एक लाइन है, हम सोच रहे एक लाइन है, बट ये हमारी डबल लाइन है, एक के ऊपर एक, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइंस ग्राफ पे बिल्कुल सेम बनेगी दोनों इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। तीसरा केस क्या कह रहा है कि अगर a1 और b1 वाले कोफिशिएंट तो सेम है बट c1 वाला इक्वल नहीं है, उस केस में पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ब्रिज की तरह, जैसे हमारी रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक एकदम पैरेलल चलते हैं, ठीक है। उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ। चलिए, सपोज हमने एक ये एग्जांपल्स लिए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें a1/a2 निकालना है। a1/a2 क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट होते हैं ना, दैट इज 5/3। b1/b2 क्या हो जाएगा, y के कोफिशिएंट मतलब 2/4, 2/4 को कैंसिल करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। c1/c2 क्या होगा, 7/8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a1/a2 5/3 है, b1/b2 1/2 है, मतलब a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू है। a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं है। तो अगर हम अपनी पहली स्लाइड पे मूव करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इट मींस व्हाट, कि जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगे। सपोज एक के पॉइंट्स यहाँ है, दूसरी के इस तरह से आ जाएंगे, लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2। b1/b2, y के कोफिशिएंट 3/6 मीन्स 1/2। c1/c2 रिमेनिंग वाला 5/10 मीन्स ये भी 1/2। इस केस में हमारा क्या आ रहा है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल के केस में अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है और मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इट मींस जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारे ग्राफ कैसे बनेगा, कोइंसिडेंस लाइन, मतलब एक ऐसे पॉइंट लाइन आ गई, इसके ऊपर दूसरी लाइन भी बिल्कुल डिटो इसी के ऊपर आ जाएगी, कोइंसिडेंस लाइंस आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। तीसरा एग्जांपल ये वाला अगर हम लेते हैं, इसमें a1/a2 कितना आ जाएगा, 3/9 दैट इज 1/3। b1/b2 कितना आ जाएगा,
-5 अपॉन -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 15 1/3 एंड C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 7/8। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल है। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट था कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल होते हैं तो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी। क्लियर है बच्चों इतना?